नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका टीचर, आपका मेंटर और आशीर्वाद। दोस्तों आज करेंगे हम डिस्कशन। जी हाँ, आपके काम का डिस्कशन किसके साथ आपको आप स्क्रीन पे दिखाई देंगे। लक्ष्य पहले तो वेलकम करूंगा और बताऊंगा मैं आपको लक्ष्य के बारे में। लक्ष्य आपको देख रहे हैं, हमारे सभी स्टूडेंट देख पा रहे हैं आपको। तो आपको पूरे अनअकैडमी परिवार की ओर से आपकी सफलता रैंक 132 के लिए बहुत बहुत बधाई है। पूरे हमारे परिवार की ओर से लक्ष्य शुभकामनाओं सहित क्या कहेंगे लक्ष्य, पहला आपका रिएक्शन क्या है इस पर? थैंक यू, धन्यवाद। काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा रैंक आया इस बार। लक्ष्य आप ऑलरेडी सिलेक्टेड थे और 18 में क्रैक किया, नाउ 20 का एग्जाम आपने दिया। तो कैसे मोटिवेशन आता है कि दोबारा अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है? ये मोटिवेशन कहाँ से आया एक्चुअली में? मोटिवेशन सीनियर से आप बात करेंगे। एक बार आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत लोग मिलते हैं जो आपको गाइड करेंगे। सिलेक्शन से पहले गाइडेंस का इशू रहता है, बट सिलेक्शन के बाद बहुत लोग मिलते हैं, आप उनके पर्सपेक्टिव जानते हैं, जो सर्विस मिली है उसके बारे में जानते हैं, वहाँ के सीनियर्स आपको सजेस्ट करते हैं, तो मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। क्योंकि एक बार सिलेक्शन हो जाता है तो फिर वो डर खत्म हो जाता है कि नहीं होगा हमसे। वो अगर बिलीफ आपका डेवलप हो जाए तो आप नेक्स्ट टाइम भी देने में फिर हेजिटेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल लक्ष्य, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। लक्ष्य एक बात बताओ यार मुझे आप, कि मैं आपके बारे में जो पढ़ा कि 2015 में आपका प्री नहीं हुआ था, आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए थे। अभी रिजल्ट आया गुजर प्री का, बहुत सारे बच्चों का शायद नहीं हुआ होगा, जिनका हुआ है वो तैयारी कर रहे हैं। मेंस की बात करेंगे, मेंस की आपके साथ। लेकिन जो बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है अभी, उनके सामने चैलेंज होता है कैसे अपने को मोटिवेट करो, अगले साल अच्छा और बेहतर रिजल्ट दें। तो उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहते हो, मतलब कैसे अपने को मोटिवेट करें अगले साल के लिए? मतलब मेरे साथ ये हुआ था क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था 2015 का, प्री नहीं हुआ था। तो 2015 का मेंस मैंने घर बैठे बैठे लिखा था, एंड दैट टू एग्जाम वाले माहौल में 3 घंटे में। मतलब मेरे पास कॉपीज भी, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, और अभी वो मेरे पास कॉपीज हैं। मैंने वो क्वेश्चंस खुद लिखे थे क्योंकि मेरे को एग्जाम एनवायरनमेंट 7-8 मिनट्स में क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। उस समय वो बाइफर्केशन नहीं होता था 10 और 15 मार्क्स का, 12.5 मार्क्स का था। मैंने सारी चीजें देखी। जीएस 1 2 3 4 अटेम्प्ट किया था, ऐसे नहीं अटेम्प्ट किया था। और मतलब मेंस तो लिखना ही है, आप घर बैठ के लिखो एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि आप प्री के लिए काफी पढ़ के आए थे और बहुत गैप रहता है प्री और मेंस। मतलब नेक्स्ट मेंस और अगले प्री में बहुत फर्क रहेगा, टाइम फ्रेम है आपके पास। आप अपना जो भी एनर्जी है वो चैनलाइज करिए मेंस के प्रिपरेशन में, ताकि नेक्स्ट टाइम जब प्री निकले तो आप अंडर प्रिपेयर्ड ना हो मेंस के लिए। तो दोस्तों आपने सुना लक्ष्य को, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो बच्चों का रिजल्ट आया है और शायद अनलकीली नहीं हुआ है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों। सिंसियर कैंडिडेट होंगे, वो जानते हैं अगली बार कॉल जरूर आएगा। प्लीज आंसर लिखते रहिए, अपने प्रैक्टिस करते रहिए। और जब जनवरी फर्स्ट सेकंड वीक में एग्जाम हो मेंस का, आप भी मान के चलिए आपका एग्जाम है, तो लक्ष्य का बहुत सीधा मैसेज है, आंसर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। लक्ष्य मैं आगे बढ़ता हूँ आपके साथ। लक्ष्य 16 का आपने अटेम्प्ट दिया, उसके बाद 16 में किया और आप फाइनल इंटरव्यू तक स्टेज तक पहुंचे भी। तो क्या रही स्टेज और कैसे प्री के बाद तैयार किया अपने आप को मेंस के लिए आपने, और राइट नाउ क्या स्ट्रेटजी अपनाई आपने मेंस के लिए पर्टिकुलरली? ओके, प्री के बाद जनरली 2-3 चीजें जो प्री से पहले हो जानी चाहिए। जैसे ऑप्शनल का आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी प्रैक्टिकल ऑप्शनल है या आपका थ्योरी ऑप्शनल है, उसका एक बार प्योरली सिलेबस कवरेज हो जाना चाहिए। और एसेस में ये मैं कहना चाहूंगा, जैसे आपने प्री से पहले भी मंथली एक ऐसे जरूर लिखना। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ हमसे, नॉर्मल कैंडिडेट्स की तरह महीने में हम एक ऐसे भी लिखेंगे तो दैट विल वर्क। तो उससे क्या होगा, वो हेजिटेशन प्री के जो होता है, जनरली अगर आप ये सब चीजें नहीं करके आ रहे हैं तो प्री के बाद आपका हाथ नहीं चलता। नई चीजें ऐसे लिखना एक बड़ा चैलेंज है। तो आप वो हेजिटेशन खुला होगा क्योंकि आप प्री से पहले वो चीज करके आएंगे। तो प्री के बाद फिर आप उसको वीकली या बाई वीकली एसेस लिखें, टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन कर लें, रिव्यू करें। तो ऐसे में तो ये हो गया। जीएस 1 2 3 4 का डेली बेसिस पे 1-2 क्वेश्चन आप जरूर लिखें। वो प्री से पहले आप कर सकते हैं, प्री के बाद भी कर सकते हैं। प्री के बाद उसकी इंटेंसिटी ज्यादा बढ़ा सकते हैं, टाइम फ्रेम में लिखने की आदत डाल सकते हैं। प्री से पहले आप थोड़ा टाइम लेके पॉइंट्स एक साथ अपने माइंड में रख के किसी का आंसर पढ़ के वो आंसर लिख सकते हैं अपनी राइटिंग में। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस चीज से, जैसे आप पॉइंटर्स में लिखते हैं तो वो ज्यादा फेवरेबल है आपके लिए, या आप पैराग्राफ स्टाइल में लिखते हैं वो आपको बेनिफिट कर रहा है। तो जो बेसिक काम है आंसर राइटिंग का, ये सब हैंड राइटिंग पे इम्प्रूवमेंट, ये सब प्री से पहले हो जाना चाहिए। प्री के बाद वो फिनिशिंग वाला वर्क, टचअप जो होता है, हम रेगुलर प्रैक्टिस करें, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करें एथिक्स में, और देखें कि हम कितने टाइम फ्रेम में लिख पा रहे हैं, एक्सीड तो नहीं कर रहे टाइम लिमिट।
ये सब चीजें आप प्री और मेंस के टाइम पे जो है वो गैप है उसमें ये सब वर्क करें। यानी दोस्तों लक्ष्य का कहना है 3 पॉइंट समरी है कि भैया आपको पहले ऑप्शन पूरा करके रखना है अपना। सेकंड पॉइंट ऐसे की प्रैक्टिस करके रखनी है, डेली एक एटलीस्ट 1 महीने में 2 1 या 2 ऐसे जरूर लिखने हैं आपको। और तीसरा पॉइंट जीएस का एक रफ वर्क या जीएस की आंसर प्रैक्टिस प्री के पहले कर लो, प्री के बाद केवल आपको उसको फिनिशिंग टच देना है। मैं सही हूँ लक्ष्य? ये की पॉइंट Yes. हमारे पास राइटिंग के लिए। लक्ष्य क्या राइटिंग पे थोड़ा आगे बढ़ूं मैं, आप बताएंगे मुझे कि आंसर राइटिंग डेली करना कितना जरूरी है, प्री के पहले और प्री के बाद? प्री के बाद तो ऑफकोर्स जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट नाउ डेज जो शुरू कर रहे हैं बच्चे या फर्स्ट फेज में तैयारी के जीएस शुरू कर रहे हैं, उनके लिए आंसर राइटिंग डेली लिखना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। इस पूरे एग्जाम फ्रेम के स्ट्रक्चर का एक पार्ट है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे आपका एक भी जीएस 1 2 3 4 में स्कोर आपका 80s में पहुंच गया तो यू विल बी आउट ऑफ द लिस्ट। आप कंसिडरेबल 90 मतलब कंसिस्टेंटली 95 अबव हर जीएस पेपर में लाएंगे तो यू विल डेफिनेटली बी इन द लिस्ट। तो वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है कि डेली आंसर राइटिंग में भी, क्योंकि आप अपना दिन जैसे अगर प्री के लिए कुछ टाइम डिवोट कर रहे हैं तो मेंस के लिए भी जरूर करें। बहुत लोगों के साथ ऐसा है कि वो रेगुलरली प्री निकाल रहे हैं बट मेंस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो आंसर राइटिंग करते हैं प्री के बाद। प्री के बाद करेंगे तो बहुत शॉर्ट टाइम है, उसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं बट आप उसमें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंट डेली बेसिस पे आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। और मतलब एक स्ट्रक्चर भी है, जैसे मैंने एक 2016 में गलती क्या की थी, मैंने एक ही कॉपी में जीएस 1 2 3 4 के आंसर्स लिख रखे थे। जो पेपर्स के बीच में गैप होता है उसमें आप रिवीजन चाहते हैं, जो आपने लिखा है वो पॉइंट्स दिमाग में आ जाते हैं। बट क्या हो रहा था कि मैं फ्लिप कर रहा था, मेरे को 1 2 3 4 फिर 1 2 3 4 ऐसे फ्लिप करना पड़ रहा था। बहुत बेसिक गलती है और मैं 18 में मैंने ये इम्प्रूव किया। मैंने अलग अलग कॉपीज में लिखा था, तो जब जीएस 2 के पेपर के लिए मैं 2 घंटे का गैप था, मैं खाली वही पढ़ रहा था जीएस 2 के आंसर्स, रादर देन सबको फ्लिप करके मैं पहुंच रहा था। सिमिलरली जैसे आप एग्जाम सेंटर पे जाते हैं सुबह सुबह, तो जीएस 3 या जीएस 1 का टाइम है सुबह का, तो आप वो रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको इम्प्रूव करनी पड़ेंगी। आपका नोट मेकिंग उस अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो भी डिवाइडेड होना चाहिए, ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाए उस चीजों को। बहुत बढ़िया, एक अच्छा ऑप्शन बताया स्टूडेंट हमारे दोस्त लक्ष्य ने, कहा कि आप ऐसे नोट्स बनाएं, ऐसे आंसर प्रैक्टिस करें जिससे आप लास्ट टाइम में कोई रिवीजन कर सके। हमेशा हम बोलते हैं इंडेक्सिंग करना, सो शॉर्ट ऑफ इंडेक्सिंग टाइप की कि पेपर 1 के आंसर 2 के आंसर अलग करें दोस्तों। तो बहुत अच्छा ये एक हिंट है आपके लिए कि आपको ऐसे नोट्स मेकिंग कैसे करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है। लक्ष्य, एक सवाल मैं पूछता हूँ आंसर राइटिंग अपनी दोस्त से। अब बिल्कुल जो फ्रेशर होता है, जो अभी तैयारी शुरू कर रहा है या करने की प्लानिंग कर रहा है, 2 दिन हुए तैयारी शुरू की है, 1 महीना और जीएस पढ़ा भी नहीं, क्या वो एक अच्छा आंसर लिख सकता है या उसको भी से थोड़ा वेट करना चाहिए, जीएस पढ़ ले पहले फिर वो लिखे आंसर? क्या बोलते हैं लक्ष्य इस पर? मेरा ये मानना है कि ये सिलेबस ऐसा है कि इसका कवरेज कभी हो ही नहीं सकता। मैं 4 अटेम्प्ट दे चुका हूँ, मैंने आज तक कवरेज पूरा नहीं किया है। तो कभी भी वो दिन नहीं आएगा जब आपका जीएस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपका एक 60-70% तक कवरेज हो जाए, बट उसका वेट नहीं करना चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। आप आंसर लिखिए, किसी से रिव्यू नहीं भी कराएंगे तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। बट हाँ, आपको 2-3 महीने बाद आप वो जो आपने फर्स्ट डे आंसर लिखा था वो जरूर पढ़ें। और आपको अगर हंसी आ रही है तो समझ जाइए कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में आप बहुत गलत चीजें लिखेंगे, एक ही चीज को ज्यादा स्ट्रेच करके लिखेंगे, एग्जांपल्स छोटे जहां देने हैं वहां बड़े देंगे, तो वो बेसिक मिस्टेक्स होंगी स्टार्टिंग में। बट डरना क्यों, आपको एग्जाम सेंटर पे भी लिखना है और घर पे भी लिखना है। तो वो आप डे 1 से स्टार्ट कीजिए। आपको ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट बनना है किसी क्वेश्चन को आंसर लिखने के लिए 250 वर्ड्स या 150 वर्ड्स ही लिखने। आप लिखिए कि अपना पीयर ग्रुप बना लीजिए या किसी मतलब प्लेटफॉर्म के थ्रू रिव्यू कराइए उसे। मेन काम है कि आप वो हेजिटेशन खुल जाए। अगर हेजिटेशन आंसर राइटिंग का प्री तक रह गया और प्री क्लियर होने के मतलब जैसे अब 15-20 डेज निकल गए, अभी भी लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया होगा, उन्होंने आंसर राइटिंग नहीं की, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम है ये इसको पहले ही कर लो, मतलब लास्ट मोमेंट तक ना छोड़े। ओके, लक्ष्य एक ये तो बात अपनी जीएस की बात में करूंगा आपसे। वन मोर थिंग मैं जानना चाहता हूँ, ये जो कंपलसरी पेपर बच्चे बहुत इशू होता है, बच्चों को लैंग्वेज वाले पेपर्स होते हैं, मेंस का पार्ट है और वो जरूरी भी है, तो उसके लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे या नॉर्मली हो जाता है? मतलब इंग्लिश में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, जो इंग्लिश मीडियम में आंसर्स लिख रहे हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मतलब अगर इंग्लिश मीडियम ऑप्ट किया है तो उनको इंग्लिश के पेपर में डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर होता है। हिंदी में ये होता है, हिंदी में काफी लोग मतलब वो,
क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, 1 या 2 दिन मेन से पहले जरूर दें। क्योंकि कई बार होता है हमने 10th के बाद हिंदी नहीं लिखी होती, तो वो डर रहता है कि हम वर्ड सही लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। ऑल्दो हमारी मदर टंग है, नॉर्थ इंडिया में काफी लोग उसको मतलब हिंदी में ही पढ़ते हैं या हिंदी में बोलते हैं, बट लिखने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो जैसे ऐसे है, निबंध है, हिंदी में आ जाता है, तो इतने लंबा हिंदी में लिखना कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं ये करता था कि ग्रामर की बुक होती है हिंदी की 8th-9th स्टैंडर्ड की, उसमें पर्यायवाची वर्ड ये सब और जो गलत लिखे हुए हैं, कि एग्जाम का पैटर्न देख लिया, प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए कि क्या पूछ रहे हैं, वो दोबारा कई बार रिपीट भी हो जाते हैं ऐसे कंपलसरी पेपर्स में। तो 3-4 साल का पेपर एक बार देख लिया, ओवरव्यू देख लिया, और सुबह जाते हुए हिंदी का पेपर फर्स्ट टाइम मतलब पहले पार्ट में होता है, तो आप एग्जाम सेंटर तक जा रहे हैं, उस चीजों को रिवाइज कर लीजिए, दिमाग में बैठ जाती है। और ये स्कोरिंग है, पर्यायवाची वर्ड वो 2 लिखने होते हैं और 2 मार्क्स के होते हैं, बहुत स्कोरिंग है वो पेपर। आई डोंट नो मतलब लोगों को क्या उसमें डिफिकल्टी आती है। एंड ऑफ कोर्स वाइस एंड वर्सा भी जो हिंदी पढ़ने के चाहते हैं उनके इंग्लिश का पेपर उनके लिए थोड़ा रिवाइज कर लें दोस्त, पढ़ लीजिए, सीरियस थोड़ा लीजिएगा, मजाक मत लीजिए कि नहीं होता है, अब होता है, ऐसे निकल जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे, दोनों के लिए माध्यम, दोनों बातों कर रहे हैं लोग, हिंदी माध्यम वालों के लिए इंग्लिश का पेपर मुश्किल होती है कई बार क्वालिफाई करने में, तो एक बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज की होनी ही चाहिए। लक्ष्य, एक बात और बताइए मुझे आप यहाँ पर कि हम कई बार सुनते हैं बच्चों से कि पेपर 1 में यार इंडियन सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर है, क्या हम लोग कोई सेक्शन कमजोर करके जा सकते हैं, या यार इस पे ज्यादा फोकस करो, थोड़ा कम फोकस करो, ऐसा कुछ है क्या? थोड़ा सा है, एंटायरली आप उस स्ट्रैटेजी पे बैंक नहीं कर सकते, बट वो रिस्क टेकिंग है थोड़ा। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, उसमें 1 या 2 क्वेश्चंस आते हैं और बहुत जेनरिक होते हैं, तो आपको ओवरव्यू पता है क्या फैक्टर्स थे, आपने पॉइंट वाइज नोट्स बना रखे हैं, तो आप थोड़ा वर्ल्ड हिस्ट्री को कम फोकस कर सकते हैं। जैसे आर्ट एंड कल्चर है, पहले नहीं पूछ रहे थे, 2020 मेंस में 3-4 क्वेश्चन आर्ट्स के कल्चर के आ गए थे, तो वो फिर डिफिकल्टी हो जाती है, कई बार वो चीजें क्लिक कर जाती हैं। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, 1 या 2 10 मार्क कर आता है, तो हाँ उस पे हम कम कंसंट्रेट करके एनवायरनमेंट या ह्यूमन ज्योग्राफी पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं। वो आपको, क्योंकि एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर पेपर्स का, तो वो तो है कि कई चीजों की वेटेज ज्यादा होती है, कई चीजें कम पूछी जा रही हैं। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री के थे क्वेश्चंस काफी आ रहे थे, बट 2020 में वो बहुत कम हो गए, पेपर में हार्डली मिले आपको मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, बट आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही सेक्शन छोड़ के ना जाए, ये मैं सजेस्ट करूंगा, सेक्शन का ओवरव्यू जरूर होना चाहिए। एक प्रश्न बहुत कॉमन होता है लक्ष्य हमारे पास, मैं आपसे पूछ लेता हूँ बच्चों के जरिए कि बैलेंस अप्रोच जो बोलते हैं, बार बार बोलते हैं बैलेंस अप्रोच, के आंसर बैलेंस होना चाहिए, मस्ट बी इन द गवर्नमेंट फेवर होना चाहिए, और बैलेंस को बोलते हैं हम लोग, तो बैलेंस मेकिंग कैसे होती है, ये बहुत क्यूरियस वर्ड होता है बच्चों का, तो बैलेंस क्या होता है, तो कैसे मिले बैलेंस को, कैसे जान पाए मेरा आंसर बैलेंस है क्या? वैसे मतलब ये क्वेश्चन है नहीं, ये जनरली एक रूमर है, एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप देखेंगे किसी भी चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, अच्छा साइड होता है, बुरा साइड होता है, और ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इस स्कीम का एनालिसिस कर लो, ऐसा नहीं होता, कोई पॉलिटिकल क्वेश्चन नहीं आता। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है और उस पे पूछा है आपको क्वेश्चन, उससे रिलेट करके पूछा है, तो जजमेंट के कुछ की पॉइंट्स होंगे, आपने वो मेंशन कर दिए, आपने उसके बेनिफिट्स मेंशन कर दिए कि इससे क्या इम्प्लीकेशंस आएंगे और क्या नेगेटिव इम्प्लीकेशंस आएंगे, आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हैं। बैलेंस इन द सेंस वो ये देखना चाह रहे हैं कि आपने आंसर में दोनों एस्पेक्ट्स कवर किए या नहीं किए। कोई भी स्कीम है अगर गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, तो ऐसा नहीं है कि वो विदाउट थॉट प्रोसेस लॉन्च कर दी गई है, इतना बड़ा कंट्री है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे बेनिफिशियरीज होते हैं, तो ये कभी मतलब एस्पिरेंट के माइंड में नहीं आना चाहिए कि गवर्नमेंट का थिंक टैंक बहुत पुअर है, दे डू देयर वर्क। तो ये हमें पहले अपने माइंड में समझना बहुत जरूरी है कि हम 2 एडिटोरियल्स पढ़ के एक स्कीम का एनालिसिस नहीं कर सकते, तो उसमें अगर नेगेटिव चीजें लिखी हैं तो दैट इज ओनली वन एस्पेक्ट, आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी मिलेगा, आपको वो ढूंढना पड़ेगा, आप कुछ चैनल्स में मिल जाएगा, किसी आपको रेडियो न्यूज में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। तो वो बैलेंस आपकी थिंकिंग में होना चाहिए, तभी वो रिप्लिकेट होगा आंसर राइटिंग में। अगर आप मतलब गवर्नमेंट के एकदम एंटी हैं या एकदम फेवरेबल हैं, तो वो रेप्लिकेट नहीं हो पाएगा बैलेंस। तो पहले माइंडसेट ठीक करने की जरूरत है। मतलब आंसर बैलेंस होता ही होता है, बस माइंड को अपने बैलेंस रखना जरूरी है। थैंक यू बारे बताने के लिए। कुछ और क्वेरीज मतलब जो हमारे पास आती हैं, हम लोग एजुकेशन आते रहते हैं, बच्चों बहुत कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं
एक होता है कि कई बार वर्ड लिमिट फॉलो करना, कितना स्ट्रिक्ट होता है वर्ड लिमिट फॉलो करना? आजकल तो खैर कॉपी के पेजेस फिक्स हो गए हैं, हमारे टाइम में तो अनलिमिटेड था, लिखना सकते थे, लेकिन अब तो खैर एक स्पेशल मार्जिन होता है, उसी में आप लिख सकते हैं। फिर भी वर्ड लिमिट को अगर हम कम, ज्यादा तो नहीं हो सकती, इतना आप नहीं लिख पाएंगे, लेकिन कम लिखें, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है इसका? कम हो सकता है वर्ड लिमिट? मतलब मैं एग्जैक्टली कहूंगा कि ये जो फेज है आंसर राइटिंग का, ये आपका पहले एग्जाम मतलब सेंटर से पहले डिसाइड हो जाता है। जैसे सबको आइडिया लग जाता है कि मैं 250 वर्ड्स कितने पेजेस में कवर कर रहा हूँ, मेरी राइटिंग बड़ी है छोटी है, मैं स्पेसिंग अच्छा देता हूँ कम देता हूँ, तो सबको आइडिया लग जाता है। तो आपको पहले डिसाइड करके रखना है कि हाँ माइंड में मेरे को 1.5 पेजेस में मैं 150 वर्ड्स लिख देता हूँ, तो आपको उसी अकॉर्डिंगली वही चीज फॉलो करनी है। ठीक है, थोड़ा इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट आप बहुत ज्यादा लिख के आ रहे हैं 150 वर्ड्स के क्वेश्चन में, बहुत छोटी राइटिंग में आपने पूरे 2 पेजेस भर दिए हैं, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। या आपने मार्जिन्स के बाहर लिखा है, वो सब चीजें नहीं। और मेरे ख्याल से इतना टाइम भी नहीं होता कि लोग इतना ज्यादा लिख पाए। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, वो बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं तो ये कहूंगा, जैसे 18 के मेंस में मैं 19 से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाया था जीएस पेपर्स, और वो मैंने 20 में करेक्ट किया। दैट वाज अ मिस्टेक। क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। किसी क्वेश्चन के बारे में ज्यादा आता है तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ उसी में लिख दें, क्योंकि आप देखिए कि जीएस ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। 40-50% मार्क्स आते हैं लोगों के, 250 में से 100 मतलब 40% मार्क्स। तो आप वो एफर्ट वहां पे ज्यादा डालने के लिए, क्योंकि 4 to 5 जाना ज्यादा डिफिकल्ट है rather than 1 to 3। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता तो भी अटेम्प्ट करके आइए, और वो वर्ड लिमिट ब्रीच करने का ज्यादा ट्राई ना करें कि एक क्वेश्चन हमें बहुत अच्छे से आता है, वो बहुत अच्छे से लिख दिया, बट हम उसके चक्कर में हमारे 2 क्वेश्चन स्किप हो गए, तो मतलब यू आर लूजिंग 30 और 20 मार्क्स। आप पहले ही रेस से लोगों से पीछे हो गए क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया है वो पेपर। अटेम्प्ट पूरे क्वेश्चन करना है एनी हाउ। सबको बैलेंस रखिए, ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा लिख दिया और बहुत ज्यादा टाइम दे दिया और लास्ट में टाइम नहीं बचा, तो बैलेंस होना चाहिए वहां भी अपने पास। तो बैलेंस तो होना ही चाहिए हर एग्जाम के हर पहलू में यहाँ पर। एक लक्ष्य और बताइए मुझे बात यहाँ पर कि आपने स्टार्टिंग में मुझे बताया कि पॉइंट्स में या पैराग्राफ में जैसा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं सर जो हमने डायग्राम बनाया है, लाइक से कुछ फ्लो चार्ट बनाया हमने आंसर के बीच में, क्या उसको एक्सप्लेन करना जरूरी है बाद में फ्लो चार्ट को बनाकर, या एग्जामिनर समझ जाएगा फ्लो चार्ट? ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे मेंशन करने थे, मैंने मारा और निकाल दिया एंगल उसमें से, हाँ यार पॉइंट हो गए, 360 टाइप बना दिया मैंने कुछ वहां पर, तो उसको एक्सप्लेन भी करना होगा या मेरा काम ऐसे हो जाएगा? मतलब वो सिचुएशनल है, ये क्वेश्चन बहुत सिचुएशनल है। कई जगह नीड होती है एक्सप्लेन करने की, कई जगह नीड नहीं होती। तो इसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है कि हाँ इस क्वेश्चन में होगा इस क्वेश्चन में नहीं होगा, वो आपको देखना है, जज करना है। बट ये ना हो कि वही जबरदस्ती लगे डायग्राम, ये आपको इंश्योर करना है कि वो फ्लो में लगे। अगर जैसे कोई क्वेश्चन पूछा है सोशल डायमेंशंस के बारे में और आप इकोनॉमिक डायमेंशंस भी समझाना चाहते हैं एंड यू कैन कवर इट अप इन अ डायग्राम, फिर आप एक्सप्लेन मत कीजिए, तो वो चेक जो एग्जाम में चेक कर रहा है उसको समझ आ जाएगा कि और भी रीजंस हैं बट पूछे ये गए थे इसलिए यही एक्सप्लेन किए गए। तो ऐसा हो सकता है। बट कई जगह सोशल के लिए ही आप डायग्राम, सोशल रीजंस के लिए ही डायग्राम बना रहे हो और उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहे, नीचे बिल्कुल मेंशन नहीं है। मतलब ब्रीफली तो मेंशन होना चाहिए अगर डायग्राम रिलेट करना चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर्ड आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती किसी ने बोला है कि हाँ बनाने हैं डायग्राम्स तो बना के आ रहे हैं, या फ्लो चार्ट किसी भी मतलब जो नीचे लिखा है उसी के ऊपर फ्लो चार्ट बना के दे दिया। वो थोड़ा रिलेटेड जरूर लगना चाहिए। लक्ष्य, चूंकि आपने 3 बार मेंस लिखा है और आप एक योग्य कैंडिडेट है मेरे लिए, कम से कम पूछ सकता हूं मैं आपसे, ये जो अंडरलाइन करना होता है, डिफरेंट कलर यूज करना होता है, बॉक्स बनाना होता है, क्या आपको लगता है सही है? कितना टाइम उनको मिल पाता है? क्या कहेंगे इस पर? लास्ट के 4 या 5 मिनट आप इस चीज के लिए स्पेयर कर सकते हैं जब अगर आपका पेपर कंप्लीट हो गया तो। और बॉक्स बनाने का जैसे है कि वो साथ के साथ कर ले आंसर राइटिंग में जब आप आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि उससे थोड़ा एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने उस क्वेश्चन के उस पोर्शन को एड्रेस किया है। तो अब उनको बहुत सारी कॉपीज पढ़नी है, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए जैसे ही आंसर पे जाएं कि हाँ उसने वे फॉरवर्ड लिखा है, कंक्लूजन लिखा है। तो विजिबल होने के लिए बॉक्स या अंडरलाइन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती करे जा रहे हैं, आर्टिकल भी लिखा उसका नंबर दोनों आप वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत चल जाता है। बट आपके पास ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन छोड़ के ये काम कर रहे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो ही लास्ट के 2-3 मिनट 4 मिनट वो आप स्पेयर करें इस काम के लिए। डिफरेंट
कलर्स ऑफ पेन मैं कभी यूज नहीं करता था। एक बॉल या जेल पेन जिससे आपका फ्लो बने, जिसमें आप स्पीड में लिख सकते हैं, वो यूज करिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके लक्ष्य, एक चीज और बताइए मुझे, चूंकि अब तो खैर आपने स्टार्टिंग में आपने कहा कि 200 वर्ड्स के आते थे दैट टाइम, 12.5 मार्क्स के आते थे, बट नाउ डेज वी नो दैट कि 15 मार्क्स का एंड 10 मार्क्स के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं जहां 150 वर्ड 250 वर्ड लिखने होते हैं हमको। तो 150 वर्ड्स में एक बात कही जाती है कि अधिकतर तो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और 250 में जहां एनालिसिस more analytical क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन बच्चों को होता है सर, आंसर राइटिंग में इशू आता है कि 150 वर्ड्स में हम लोग कंक्लूजन टाइप की कोई चीज या कुछ अपना व्यू दें क्या? फैक्चुअल क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट है कि हम लोग क्रॉस करें या फिर अपना व्यू दें या केवल फैक्चुअल पे छोड़ दें उसको? प्लीज। नहीं, मतलब कंक्लूजन तो लीजिए, कुछ ना कुछ होगा, किसी चीज से रिलेट करके लिखिए, कुछ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव दीजिए। कोई स्कीम का अगर फीचर्स ही पूछ लिए हैं तो आप उसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी या सोशल डेवलपमेंट उससे रिलेट करके कंक्लूजन लिखिए। थोड़ा दिखाइए कि हाँ आपको पता है चीजें। ऐसा नहीं है कि वो फैक्चुअल पूछा है तो आपने फैक्चुअल तक ही लिमिट कर दिया। यूनिकनेस थोड़ी आ जाती है अगर आप डिफरेंट एंगल, कोई फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव जोड़ देते हैं जीएस के पेपर में, तो एज दे जाता है। ये आधा एक नंबर बहुत क्रूशल बन जाता है अगर आप उस 10 मार्कर में भी ये चीज कर रहे हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों 10 मार्कर के वाले क्वेश्चन बता रहे थे कि हमें ध्यान रखना है, कंक्लूजन लिखना ही है। अंडरलाइन की बात हमने की आप लक्ष्य के साथ। लक्ष्य, एक चीज और बताइए मुझे, आपने कहा ऐसे तो मंथली कैसे लिखना चाहिए हमको यहाँ पर, ठीक बात है। तो एक एक हमेशा होता है कि रिव्यू करना अपने आंसर को, या बाद में रिव्यू करना भी जरूरी होता है। तो कैसे अपने आंसर को, आपने कहा एक पीर ग्रुप बना लीजिए, पीर ग्रुप बना के हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं एक दूसरे के आंसर्स को। तो कैसे हम चेक करें कि हम लोग इंप्रूव कर पा रहे हैं? ये समझ आता है स्टूडेंट्स को? क्या आपको समझ आया था कि आप इंप्रूव कर रहे हैं समय के साथ? हाँ, मतलब धीरे धीरे, बट क्योंकि ये बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, आपको फर्स्ट मंथ वो रियलाइज नहीं होगा, सेकंड थर्ड मंथ आपको जरूर रियलाइज होगा कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं। कि मैंने पहले जैसे किसी पॉइंट को मेरे को एक्सप्लेन करना होता था कि मैं 4 से 5 लाइन उसी में ही मतलब वेस्ट कर देता था, वो काम मैं 2 से 3 लाइन में कर सकता हूँ। वो आपको एक ग्रेजुअली मंथ वाइज थोड़ा आपको पता चलेगा कि आप कहाँ, आप फिर बाद में पढ़ेंगे वो आंसर्स, रिव्यू खुद भी कर सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन पूछा था आपने कुछ ही पोर्शन एड्रेस किया, आपका बहुत सारा पोर्शन छूट गया है, तब आपको समझ आएगा क्योंकि मार्क्स क्यों नहीं आते। ये चीज आप कंसिस्टेंट बेसिस पे करेंगे तो पता चलेगा, इंप्रूवमेंट अपने आप भी रियलाइज होता है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो ये सब चीजों की प्रॉब्लम नहीं आती। लक्ष्य, एक रिक्वेस्ट, अगर आप कर पाए कभी इन फ्यूचर तो अपना अपने आंसर जो आपने लिखे हैं कहीं टेस्ट सीरीज में या आपने सेल्फ प्रैक्टिस की है, तो शेयर कर पाए बच्चों के साथ हमारे, तो हम लोग बच्चे देख पाएंगे आप, क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं होता क्या ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग बातें हैं, बच्चों को लगना चाहिए कि हाँ ये ऐसे आंसर लिखा जाता है। तो एक दो आंसर कभी सैंपल तौर पर आप दे पाए तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है? डेफिनेट। लक्ष्य, वन मोर थिंग, मुझे एक जानकारी और चाहिए आपसे। लाइक मेंस हो गया हमारा, उसके बाद जो मेंस से इंटरव्यू तक का फेज होता है, उस दौरान की बात करें हम लोग, 2-3 महीने का समय होता है आमतौर पर, तो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए बच्चों को, खासकर इंटरव्यू के लिए? जनरली मेंस और इंटरव्यू कॉल तक काफी टाइम होता है, तो आप थोड़ा 1 हफ्ता 2 हफ्ते का गैप जरूर लें एकदम आफ्टर मेंस। कहीं घूमने चले जाइए, घर चले जाए अगर आप घर से दूर हैं तो, ताकि थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। ऐसे बहुत मेंस लिखना एक काफी बड़ा चैलेंज है, वो बहुत एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है उसमें, 5 दिन मतलब काफी डिफिकल्ट है। तो वो ब्रेक जरूर लें, ऐसे ना हो कि नेक्स्ट दिन फिर आप बैठ जाए न्यूज़पेपर लेके, थोड़ा रिलैक्स करें। एट द एंड ऑफ द डे ये एग्जाम है और इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो ये जैसे जनरली क्या होता है कि प्री के बाद न्यूज़पेपर से टच छूट जाता है, तो आप फिर 2 हफ्ते बाद स्टार्ट करें तो न्यूज़पेपर बेसिक स्क्रैच से स्टार्ट करें, अपना डैफ लें, 3-4 जगह अपना डैफ भेजें उन क्वेश्चंस को, क्योंकि उस समय क्या होता है कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स वो होते हैं, मतलब इंटरेस्टेड होते हैं आपके डैफ पे कोचिंग के लिए। तो कोई अगर पर्सनलाइज मेंटरशिप है, कुछ ऐसा है कि जहाँ आपकी जान पहचान है, वहां जाके आप मिल के आए उनसे, उनसे डायरेक्ट पे क्वेश्चंस प्रिपेयर करा लें, ताकि वो टाइम इंटरव्यू के बाद बच जाए। अगर आपका इंटरव्यू कॉल एकदम इमिडिएटली आ जाता है 15-20 डेज बाद, तो आप अंडर प्रिपेयर्ड नहीं होंगे या डरे नहीं होंगे, और अपनी हॉबीज पे जो आपने मेंशन की हैं उनके बारे में पढ़ते रहें। मतलब आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रो करें उस फेज में, क्योंकि वो रिफ्रेश करने का भी टाइम है और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी टाइम है। तो कुछ ना कुछ नई क्रिएटिव एक्टिविटी कर लें, ताकि आप पूरा दिन नहीं पढ़ रहे, आधा दिन पढ़ रहे हैं, आधा दिन आप कुछ और चीजों में एंगेज्ड हैं, तो खाली ना बैठे बस।
ये हो गया कि हमने मेंस लिख लिया, जब तक इंटरव्यू कॉल नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, वो ना। मतलब यू अपने को एंगेज रखना है नहीं। हाँ, और कई बच्चे तो तैयारी करते हैं, प्री का ही पैरेलल करते रहते हैं तैयारी, वो भी उनको टाइम निकालना ही पड़ता है प्री के लिए, वो भी क्योंकि हाँ, वो एक हमेशा साइकिल है, साइकिल चलता रहना ये ये इसलिए रिलेटेड अच्छा। साइकिल, और आपको वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है, तो वो है। बट अगर जैसे आपका इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो बहुत टाइम होता है। जनरली इंटरव्यू दे दिया है और तब सिलेक्शन नहीं होता, तब बहुत टाइट शेड्यूल हो जाता है, क्योंकि नेक्स्ट प्री बहुत जल्दी होता है। 16 में ये हुआ था कि जब तक मेरे को इंटरव्यू कॉल नहीं आया था मेंस के बाद, मेंस आई गेस दिसंबर में था और फेब अराउंड रिजल्ट आया था, तो मैंने वो 2-2.5 महीने वेस्ट किए थे। तो वो यूटिलाइज कर सकते हैं, वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है। आपको कॉन्फिडेंस आएगा अगर आपका इंटरव्यू जल्दी भी है। तो फेब में रिजल्ट आया था और मेरा मार्च 18 के 15 के अराउंड इंटरव्यू था, तो मैं थोड़ा डर गया था, फर्स्ट इंटरव्यू था, जल्दी कॉल आ गया था, तो वो नर्वसनेस दिखती है फिर इंटरव्यू में। उस साल मेरा स्कोर 165 ही रहा था। तो वो टाइम मेरे को जैसे इंट्रोस्पेक्शन करेंगे ना, क्योंकि मैंने 2016 के बाद इमिडिएटली अटेम्प्ट नहीं दिया था, तो आई गॉट टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। तो मैंने ये सब चीजें रियलाइज की थी, ये जो गलतियां मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये मेरे को टाइम मिला था इसलिए मैंने रियलाइज कर पाया। तो वो 2-3 वीक्स इसीलिए हैं कि आप अपना देखें कि मेंस में कहाँ गलती हुई थी, आपको चांसेस पता लग जाएंगे कि कितना रियलिस्टिक चांस है कॉल आने का। उसी अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन चैनलाइज कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए, या जैसे भी आप मतलब आपको चांसेस लग रहे हैं। लक्ष्य, एक एक आखिरी सवाल मैं जरूर लूंगा आपसे यहाँ पर। आप चूंकि जॉब में थे, फिर आपने तैयारी की सिविल्स की 18 वाले अटेम्प्ट में, आपने वो क्रैक किया आपने। तो ड्यूरिंग जॉब बहुत सारे कैंडिडेट हमारे होते हैं, जॉब में होते हैं, सॉफ्टवेयर में है, किस जॉब में है वो तो सीरियस कैंडिडेट करना चाहते हैं, पोटेंशियल भी है करने का, बट ड्यू टू टाइम, लैक ऑफ टाइम, मुश्किल होती है उनके सामने। तो कैसे कर सकते हैं जॉब के साथ जुड़, कब उन्हें जॉब लीव करना है, कब उन्हें मेंस की तैयारी करने चालू करना चाहिए, कुछ सलाह देंगे उस पर? मतलब आई गेस वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि लिमिटेड टाइम में ज्यादा एफिशिएंटली आप चीजें कर सकते हैं, लिमिटेड सोर्सेज होंगे, ज्यादा दिमाग भटकता नहीं है इधर उधर की एक ही चीज 4 सोर्सेज से पढ़े। तो मेरे लिए उस अटेम्प्ट में ये चीज वर्क की थी कि मेरे पास लिमिटेड टाइम था, जैसे मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया था, तो मेरे पास लिमिटेड टाइम था, जितना मुझे समझ आया मैंने अपने आप प्रिपेयर किया, तो और उस साल स्कोर अच्छा आ गया। तो वो चीजें कई बार डिस्गाइज मतलब आपको हेल्प कर जाती हैं। तो अगर आपका एक बार वो साइकिल कंप्लीट हो गया, आप इंटरव्यू दे आए हैं, तो फिर बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि फाउंडेशन आपका प्रिपेयर्ड है। अब आप उसको इम्प्रूवमेंट करना है कि कहाँ मार्क्स कम रह गए। और बट अगर आप बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके दें, 1 साल का पहले प्रिपरेशन पूरा अच्छे से कर लें फिर अटेम्प्ट दें। ऐसा ना हो कि आप अटेम्प्ट 1-2 स्टार्टिंग के वेस्ट कर दें कि प्री दे लेते हैं, कैसे लगता है प्री के सेंटर में जाके इंस्पाइट ऑफ बीइंग अंडर प्रिपेयर्ड। तो वो दैट वोंट हेल्प। आपको अगर पेपर ही देखना है तो पेपर तो इजीली अवेलेबल है, किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे पेपर मिल जाएगा। उस एग्जाम एनवायरनमेंट में देना है तो वो घर पे बैठ के भी दे सकते हैं। उसके लिए अटेम्प्ट वेस्ट ना करें, अटेम्प्ट बहुत क्रूशियल है। तो ये चीज मैं कहना चाहूंगा, वो टाइमिंग आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा कि आप 1 साल में कितना प्रिपेयर्ड हो गए। देन यू कैन टेक अ कॉल कि मैं इस टाइम प्री से थोड़ा पहले जॉब क्विट करके फिर प्री दे सकता हूँ, क्योंकि मैं काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं कि इस बार कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है तो अंदर से एक वो गट फीलिंग भी आ जाती है। बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये कॉल, मतलब आपको ही लेना है, ये कोई बता नहीं सकता कि कब और क्यों वो चीज। मैं समझ सकता हूँ लक्ष्य। दोस्तों, ये थे लक्ष्य हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच लक्ष्य, बहुत आपने सपोर्टिव आंसर दिए, यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज को सॉल्व किया बच्चों की। उम्मीद करूंगा और गाइड करेंगे अकेडमी पर, हमारे प्लेटफॉर्म बच्चों को आप जुड़े रहेंगे हमसे और बताएंगे बच्चों को आने वाले दिनों में और सारी बातें आपसे हमारे साथ। तो बच्चों, ये थे हमारे साथ स्टूडेंट, हमारे साथ थे लक्ष्य, जिन्होंने हासिल किया रैंक 132। अपने शेयर कर रहे थे मेंस एक्सपीरियंस, और पूरी टीम की ओर से, पूरे अकेडमी परिवार की ओर से लक्ष्य को बधाई देते हैं हम लोग। थैंक यू लक्ष्य, समय निकाला आपने हमारे लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच।